India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह संस्थापक बाबा रामदेव व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। रामदेव ने कोर्ट को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ टिप्पणियां करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी। पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने भी व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट से माफी मांगी। पतंजलि की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि वे सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पतंजलि आयुर्वेद के प्रमोटरों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से बातचीत की ताकि आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करने वाले भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए उनकी माफी की वास्तविकता का पता लगाया जा सके, जबकि दोनों ने व्यक्त किया कि आचरण के लिए खेद है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने संकेत दिया कि दोनों को अभी भी खेद नहीं है। रामदेव को अदालत से आज भी माफी नहीं मिली। अब रामदेव को 23 अप्रैल को अदालत में फिर से पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को 1 हफ्ते का समय और दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आपकी बहुत गरिमा है, आपने काफी कुछ किया है। वहीं दोनों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी के लिए तैयार हैं ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर गंभीर हैं। पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इसके लिए आपको हमारे सलाह की जरूरत नहीं। जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया है क्या वो सही है। इस पर बाबा रामदेव ने कहा, जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमने बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है। जस्टिस कोहली ने कहा कि यह तो आपके वकील ने कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि आपने अंडरटेकिंग के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सोचकर की। हमारे देश में आयुर्वेद बहुत प्राचीन है, महर्षि चरक के समय से है। दादी नानी भी घरेलू इलाज करती हैं। आप दूसरी पद्धतियों को बुरा क्यों बताते हैं? क्या एक ही पद्धति रहनी चाहिए? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमने आयुर्वेद पर बहुत रिसर्च किया है। तो जज ने कहा कि ये ठीक है कि आप अपने रिसर्च के आधार पर कानूनी आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपने इस कोर्ट की अवहेलना क्यों की। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमें कानून का ज्ञान कम है, हम सिर्फ अपनी रिसर्च की जानकारी लोगों को दे रहे थे। कोर्ट की अवहेलना का उद्देश्य नहीं था। फिर जज ने कहा कि आप लाइलाज बीमारियों की दवा का दावा करते हैं। कानूनन ऐसी बीमारियों की दवा का प्रचार नहीं होता। अगर आपने दवा बनाई तो कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक उसे सरकार को बताते, उस पर आगे काम होता। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हम उत्साह में अपनी दवा की लोगों को जानकारी दे रहे थे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरह खड़ा होना मेरे लिए भी अशोभनीय है। हम भविष्य में पालन करेंगे। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आगे आपको एलोपैथी को बुरा कहने की जरूरत नहीं थी। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसे करिए, दूसरों पर क्यों कुछ कहना।
इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद का संघर्ष लंबा है, हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। जस्टिस कोहली ने कहा कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि आपके वकीलों के कोर्ट में अंडरटेकिंग दाखिल करने के बाद भी आपको कानून का पता नहीं चल पाया। इसीलिए हम ये देखेंगे कि आपके माफीनामे को हम स्वीकार करें या नहीं। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। बाबा रामदेव और बालकृष्ण के वकील रोहतगी ने कहा कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, इस बीच हम जरूरी कदम उठाएंगे। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा कि ठीक है, हम 13 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। अवमानना के आरोपियों ने खुद कुछ कदम उठाने की बात कही है, हम इसका अवसर दे रहे हैं। रामदेव को 23 अप्रैल को अदालत में फिर से पेश होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APM। वही वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि या तो बैलेट से वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है या वीवीपैट में जो पर्ची है उसे मतदाताओं को दी जाए। मतदाता उसे एक बैलेट बॉक्स में डाल दें और अभी जो वीवीपैट है उसका बॉक्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, सिर्फ 7 सेकंड के लिए पर्ची वोटर को दिखाई देती है। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि यहां कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 97 करोड़ कैसे है और ऐसे में कैसे संभव होगा कि कोर्ट ने कई विकल्पों पर भी गौर किया है। बेंच ने ईवीएम की सुरक्षा के मद्देनजर ईवीएम के इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीके से ब्यौरा देने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। चुनावों में सभी ईवीएम की वीवीपैट से गिनती के मिलान कराए जाने की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। वकील प्रशांत भूषण द्वारा ईवीएम पर भरोसा न करने पर दिए गए डेटा पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपने कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, आपको ये डेटा कैसे मिला? प्रशांत भूषण ने एक सर्वेक्षण का हवाला दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस तरह की दलील मत दीजिए, हम निजी सर्वेक्षणों पर विश्वास नहीं करते। एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण ने सुझाव देते हुए कहा कि या तो बैलेट से वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है या वोटिंग के बाद वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसे मतदाताओं को दिया जाए और मतदाता उसे एक बैलेट बॉक्स में डाल दे। अभी जो वीवीपैट है उसका बॉक्स पारदर्शी नहीं है और उसमें अब सिर्फ 7 सेकंड के लिए पर्ची वोटर को दिखाई देती है। प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट पर्चियों की भी गिनती होनी चाहिए। इसके लिए वीवीपैट पर्चियों को मतदाता के हाथ में देकर बैलेट बॉक्स में डालने देना चाहिए। इसके लिए वीवीपैट का डिजाइन बदला जाए, जैसा कि जर्मनी में होता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। प्रशांत भूषण ने कहा 5 से 6 करोड़ के करीब है और भारत में 50-60 करोड़ वोट डालने वाले हैं। वहीं वकील संजय हेगड़े ने भी मांग की है कि ईवीएम पर पड़े वोटों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाना चाहिए। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या वीवीपैट के सभी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। मामले में वकील गोपाल शंकर नारायण ने अपनी दलील देते हुए कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि वीवीपैट के सभी पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे, जबकि एक वकील ने वोट देने के लिए बार कोड का सुझाव दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां बारकोड होता है। इस मामले में बारकोड से गिनती में मदद नहीं मिलेगी जब तक कि हर उम्मीदवार या पार्टी को बारकोड न दिया जाए और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। प्रशांत भूषण ने कहा बेहतर तरीका ये होगा कि वोटर को वीवीपैट की स्लिप दी जाए और वोटर उसको देखने के बाद बैलेट बॉक्स में डाले और फिर उसका ईवीएम से मिलान किया जाए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग प्रति विधानसभा केवल 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती कर रही है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईवीएम की सुरक्षा के मद्देनजर ईवीएम के इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीके से ब्यौरा देने को कहा है। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से पूछा कि अगर मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो ऐसे में इसके लिए दोषी के लिए क्या सजा है या निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि ये गंभीर बात है, लोगों में डर होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ तो सजा होगी। इस पर इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया कि नियम में उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम प्रक्रिया पर नहीं हैं, अगर कोई हेरफेर किया गया है तो उसके संबंध में कोई सजा का विशेष प्रावधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं ये देखते हुए कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग या UGC के नियम यूनिवर्सिटी पर बाध्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उन शिक्षकों को स्थायी आधार पर बहाल करने का निर्देश दिया जिन्हें नियमितीकरण से वंचित कर दिया गया। UGC द्वारा यूनिवर्सिटी को लिखे पत्र के बाद भी यूनिवर्सिटी ने उन शिक्षकों को नियमित करने का निर्देश दिया जो नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए और आवश्यक योग्यता रखते हैं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की अपीलकर्ताओं शिक्षकों ने UGC द्वारा जामिया को भेजे गए पत्र के अनुसार स्थायी आधार पर नियुक्ति का दावा किया, जिसमें कहा गया कि उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त शिक्षक जो UGC द्वारा निर्धारित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं और जिनकी नियुक्तियों को वैधानिक द्वारा अनुमोदित किया गया निकायों को यूनिवर्सिटी की नियमित स्थापना के साथ विलय किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद अपीलकर्ताओं शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं नियमित होने के हकदार नहीं है, क्योंकि UGC पत्र में यूनिवर्सिटी को अपीलकर्ताओं और इसी तरह के कर्मचारियों को नियमित रूप से नियुक्त मानने और उनके पदों को यूनिवर्सिटी के नियमित स्थापना बजट के साथ विलय करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस तरह का विवाद खारिज करते हुए जस्टिस अभय एस ओक द्वारा लिखित फैसले ने कल्याणी मथिवनन बनाम KV जयराज और अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए UGC की स्थिति के महत्व पर प्रकाश डाला। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं को नियमित चयन प्रक्रिया से गुजरने और UGC के मानदंडों के अनुसार प्रासंगिक योग्यता रखने के बाद नियुक्त किया गया। उन्हें नई चयन प्रक्रिया अपनाने के बजाय यूनिवर्सिटी की नियमित स्थापना के साथ विलय के लिए पदों पर जारी रखा जाना चाहिए। ट्रेनों में कवच सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा किया है। पिछले साल बालासोर ट्रेन हादसे के बाद ही बता दें आपको कि एडवोकेट विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें रेलवे में टक्कर रोधी उपायों में सुधार की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि भारत सरकार भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में टक्कर रोधी प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रणाली की स्थापना, पटरियों की गुणवत्ता में सुधार, कर्मचारियों को प्रशिक्षण और संवेदीकरण, रखरखाव प्रथाओं में सुधार और कवच प्रणाली का कार्यान्वयन। कोर्ट ने कहा, हम भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं। ऐसा होने के नाते हम संतुष्ट हैं कि जनहित में इन कार्रवाइयों की शुरुआत को भारत संघ और भारतीय रेलवे द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया। सुनवाई की पिछली तारीख पर कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल से अनुरोध किया था कि वह इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराए। यूनियन के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद अदालत ने स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। सुनवाई के दौरान बता दें आपको, यूनियन द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की दिशा में काफी काम होता दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमारे पास संदेह का कोई कारण नहीं है कि भारत संघ भारत रेलवे परियोजना के साथ चल रहेगा और रेलवे में कवच प्रणाली की शुरुआत के लिए आवश्यक कदम उठाना जारी रहेगा। तो 2021 IT संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि सरकारी फैक्ट चेक यूनिट या FCU का उद्देश्य जनता को गलत सूचना से बचाना नहीं है, बल्कि किसी भी चीज पर कुल राज्य सेंसरशिप लाना है जो सरकार नहीं चाहती कि लोग जाने, चर्चा करें, बहस करें या सवाल करें। कामरा के लिए सीनियर एडवोकेट नफरोज सिरवई ने तर्क दिया है कि नियम का उद्देश्य जनता को सही जानकारी देना नहीं, बल्कि विचारों के बाजार में सरकार को आलोचना से बचाना है। जस्टिस AS चंदूरकर सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के नियम को चुनौती देने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल
कामरा और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। आईटी रूल्स 2021 में संशोधन 2023 सरकार को सोशल मीडिया पर अपने व्यवसाय के बारे में नकली, झूठी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए एफसीयू स्थापित करने का अधिकार देता है। सीनियर एडवोकेट नवरोज सिरवई ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संस्था, विशेषकर सरकार के पास यह परिभाषित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। उन्होंने तर्क दिया कि विवादित नियम में अंतर्निहित धारणा है कि केवल सरकार ही अपने मामलों के बारे में पूर्ण सच्चाई जानती है और सिरवई ने जोर देकर कहा कि किसी भी वास्तविक लोकतांत्रिक देश ने सच और झूठ पर मध्यस्थता करने के लिए सरकार नियंत्रित एफसीयू की नियुक्ति का सहारा नहीं लिया। इसके बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले सिस्टम का चयन किया। सुनवाई को हाईकोर्ट ने फिलहाल स्थगित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकारी को सभी अधिसूचनाओं, संचार, निर्णय, आदेश और फरमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के रूप में संदर्भित करने का निर्देश देने की मांग की गई। लखनऊ के रहने वाले वकील दीपांकर कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के अधिकारियों को इसके नियमों का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट नियम करने और अपने आदेशों, निर्णय, नोटिस और अधिसूचनाओं में हाईकोर्ट के उचित नाम का उल्लेख करने का भी निर्देश देने की मांग की गई है। जनहित याचिका में तर्क दिया गया चूंकि देश के सभी हाईकोर्ट संविधान की रचना है, न कि आक्रमणकारी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या चार्टर द्वारा बनाए गए, इसीलिए संविधान अस्तित्व में आने के बाद ये उनका कर्तव्य है कि सरकार मौजूदा हाईकोर्ट का नाम उस राज्य के नाम पर रखेगी जिससे वह संबंधित है। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि हाईकोर्ट के उचित नाम को लेकर भ्रम की स्थिति के कारण जनता, राज्य के पदाधिकारियों, साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजों और वकीलों के बीच अनिश्चितता पैदा हो गई है। विशेष रूप से भ्रमित है कुछ लोग इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट कहते हैं और जबकि अन्य उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का विकल्प चुनते हैं। बता दें कि 1964 के विशेष संदर्भ नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के रूप में संदर्भित किया और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के रूप में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का नाम रखा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मौखिक रूप से कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज एक आरोपी के बयान की स्वीकार्यता और उसके साक्ष्य मूल्यों के बीच अंतर था। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा है कि अदालत के समक्ष साक्ष्य अदालत में व्यक्ति द्वारा दिया गया वास्तविक बयान, न कि धारा 50 पीएमएलए का बयान। न्यायाधीश ने कहा है कि धारा 50 का बयान अदालत के समक्ष साक्ष्य नहीं है। आइए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्ट से समझते हैं कि पीएमएलए में आरोपी के बयान की वैधता आखिर क्या होती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की प्ली रिजेक्ट कर दी है, जिसमें वो ईडी द्वारा अपने अरेस्ट को चैलेंज कर रहे थे। और कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी को अप्रैल 23 के लिए एक्सटेंड कर दिया है। हाईकोर्ट की हियरिंग में अरविंद केजरीवाल जी के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोपी एक्यूज्ड से अप्रूवर बनने के पहले के बयानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपराधिक कानून को उल्टा किया जा रहा है। आरोपी से अप्रूवर, पर ये अप्रूवर होते कौन है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अप्रूवर वो शख्स होता है जिसे किसी क्राइम के लिए चार्ज किया गया हो, पर बाद में वो अपनी गलती कन्फेस कर ले और को एक्यूज के खिलाफ एविडेंस देता है, यानी प्रोसिक्यूशन के लिए टेस्टिफाई करने को राजी हो जाता है। अप्रूवर को कम सजा दी जाती है या पार्डन भी ग्रांट कर दी जाती है अपने इस कन्फेशन और टेस्टिमनी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.